हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। मैं विश्वजीत आप सभी के बीच फिर से एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की समरी को देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ा नॉवेल है। नॉवेल मीन्स एन फ्रैंक ने ये खुद एक अपना डायरी लिखा था और उस डायरी को ही आगे जाकर उनके फादर ने पब्लिश करा दिया और उसको एक नॉवेल बना दिया गया और ये पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नॉवेल बन गया। और उसी नॉवेल में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है, छोटा सा पार्ट जो है वो हमारा इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो dear students, if you like the video then don't forget to subscribe to my channel and hit the like button। और इस समरी को बताते वक्त मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी हो सके, जितनी अच्छी तरीके से और इंटरेस्टिंग इसको बनाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एन फ्रैंक के बारे जान लेते हैं। एन फ्रैंक जो है उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, जो एक जर्मन ज्यूइश गर्ल थी। तो उन्होंने ये डायरी जो है वो 12 इयर्स के एज में लिखा था, जब वो क्या की हुई थी, अपने फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो क्यों छिपी हुई थी। वो इसलिए छिपी हुई थी क्योंकि जो नेजिस लोग थे वो क्या कर रहे थे, पूरे जर्मनी पे और पूरे के पूरे नीदरलैंड पे कब्जा किए हुए थे। और वो जितने भी ज्यूइश लोग थे उन सब पे वो क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था और जितना हो सके, जितना ज़्यादा टॉर्चर कर सकते थे वो करते थे। तो मैं यह कह सकता हूँ कि ज्यूइश का मतलब होता है यहूदी। आपने ये अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ोगे। उसके बाद क्या होता है कि 2 सालों तक एन और उनका फैमिली नीदरलैंड में ही छिपा हुआ रहता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 साल के बाद किसी तरह से नेजिस लोग, जब उनका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय ये लोग भी पकड़े जाते हैं और इन लोगों को भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। और वहाँ पे एन और उनकी जो एल्डर सिस्टर थी मार्गोट, इन दोनों की डेथ हो जाती है टाइफस के कारण। उनके पूरे फैमिली में से सिर्फ उनके फादर ही ऐसे थे जो सरवाइव कर पाए थे, वहाँ से वो बच पाए थे। जब वो वापस अपने घर नीदरलैंड आते हैं तो वहाँ आके वो अपनी डॉटर की ये जो डायरी है वो उनको हाथ लगती है। और जब वो डायरी पढ़ते तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो क्या करते हैं, इस डायरी को एक नेम के अंडर में पब्लिश कर देते हैं। उसका नाम होता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से उन्होंने क्या किया, इस डायरी को पब्लिश करा दिया और तब से ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला नॉवेल बन गया। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटिंग डायरी, एन ने डायरी क्यों लिखा। ठीक है, मैं जो ये आपको समरी बता रहा हूँ, आप अगर इसको अच्छे से सुनोगे पूरे लास्ट तक तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। तो अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, क्योंकि सबसे पहले एन जो है वो ये सोचती थी कि डायरी लिखना बड़ा ही स्ट्रेंज है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा कोई भी डायरी नहीं लिखा था, और दूसरा कि कोई भी इंसान एक सिर्फ 13 साल की लड़की का थॉट पढ़ना क्यों चाहेगा भला। वो बस यही सोचती थी कि एक 13 साल के स्कूल गर्ल हूँ और मेरा थॉट जो है वो कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। और इसीलिए वो क्या करती है, सोचती है कि डायरी लिखना बड़ा ही स्ट्रेंज है। और दूसरी बात कि वो अपने मन के अंदर जितने भी थॉट्स होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिस पे वो क्या कर सके, पूरा भरोसा कर सके। इसीलिए वो अपने सारे फीलिंग्स को किसी के साथ तो शेयर करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना और फिर वो अपना डायरी लिखना ही स्टार्ट करती है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये लाइन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर में और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एन को ऐसा लगता है कि पेपर के पास लोगों के मुकाबले में ज़्यादा पेशेंस है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक समय ऐसा था कि एन बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी। वो घर में बैठी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपना ये डायरी किसी भी ऐसे को पढ़ने नहीं देना चाहती थी जिसको वो बिलीव ना करे। और वो चाहती थी कि काश उसके पास भी एक सच्चा दोस्त हो, लेकिन उसका कोई भी फ्रेंड सच्चा नहीं था।
और वो ये बताती है कि अगर हम डायरी को कुछ भी बोले, उनके साथ अपना कोई भी थॉट शेयर करें, तो वो डायरी जो है वो कभी भी हमारे सीक्रेट्स को रिवील नहीं करता। लेकिन अगर हम लोगों से बात करें तो लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो एट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन द स्पैन ऑफ टाइम, वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और इसीलिए हम लोगों पे भरोसा तो कभी नहीं कर सकते। वो कब क्या कर दे, हमारी सीक्रेट्स को कब किसके साथ बता दे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और तो और क्या है कि लोगों को जब हम अपने बारे में कुछ बताते हैं या फिर अपने कोई थॉट्स, अपनी कोई फीलिंग्स जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो उसको सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, वो बोर हो जाते हैं। लेकिन यही काम अगर हम डायरी के साथ करें तो कभी भी वो डायरी बोर नहीं होगी, वो हमारे सीक्रेट्स को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। और इसीलिए वो कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। हर डायरी, हर फ्रेंड किटी। अब क्या होता है कि एन जो है वो ये बताती है कि उनके अगल बगल लगभग 30 पीपल हैं जिनको वो दोस्त कह सकती है। उनको लगता है कि इस पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन उनका एक बहुत ही अच्छा फैमिली था, उनके लविंग अर्न्स थे, उनका अच्छा घर था, उनके पास लविंग पेरेंट्स थे और साथ में एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर भी थी। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी वो बहुत ही अकेला महसूस करती थी, क्योंकि इन सब के साथ वो सिर्फ अपना ऑर्डिनरी टॉक्स ही कर सकती थी। मीन्स नॉर्मल जो हम लोग बातें करते हैं ना सबके साथ, सिर्फ वो उसी को शेयर कर सकती थी। लेकिन अपनी इंटीमेट फीलिंग्स, अपनी इमोशंस जो वो अंदर फील करती है, उसको शेयर करने के लिए कोई रियल फ्रेंड की जरूरत होती है, और जो उसके पास कोई नहीं था। ऐसे इसलिए था क्योंकि एन जो है वो कभी भी किसी पे जल्दी बिलीव ही नहीं करती थी, वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाती थी। इसी के कारण उसका कोई सच्चा फ्रेंड नहीं बन पाया। वो चाहती थी कि जब कोई लोग मेरा सच्चा दोस्त ना बने तो क्यों ना मैं इस डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूं, और मैं सारा चीज, मेरे अंदर जितने भी थॉट्स आएंगी, जो भी फीलिंग्स आएगी, मैं क्या करूंगी, इस डायरी में लिख दिया करूंगी। क्योंकि ये डायरी किसी से भी मेरे सीक्रेट्स को शेयर नहीं करेगा। और वो अपने डायरी का एक नेम देती है, वो होता है किटी। और वो अपने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। ब्रीफ स्केच ऑफ आवर फैमिली। अब हम लोग देखते हैं कि एन ने अपने फैमिली के बारे में क्या बताया है। वो कहती है कि उनका जो फादर है, उनके जो पापा थे, उनका जो फादर था वो बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल था। एडोरेबल मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उनके पापा जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके पापा ने क्या किया था, उनके फादर ने जब वो 36 इयर्स के हुए तब उन्होंने उनकी मदर को मैरी किया, जो उस समय 25 इयर्स की थी। उसके बाद मार्गोट का जन्म हुआ 1926 में, और उसके बाद उनका जन्म हुआ 12 जून 1929 में। उसके बाद क्या हुआ, शादी के बाद एन के जो फादर थे ओटो फ्रैंक, वो क्या होते हैं, हॉलैंड में हमेशा के लिए चले जाते हैं बसने के लिए। वो वहीं पे जाके बस जाते हैं और वो अपने साथ अपनी वाइफ यानी एन की मदर को भी लेके जाते हैं, और एन को और मार्गोट को उनके दादी माँ के पास भेज दिया जाता है। और जब वो वहाँ पे जाती है तो वहीं पे वो अपना एजुकेशन गेन करती है। और 1942 में बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट होता है कि उनकी जो ग्रैंड माँ है वो डेथ हो जाती है। वो अपने दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो जब भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो वो उस केक में अपने कैंडल के साथ एक कैंडल अपनी दादी माँ की भी लगाती है, ताकि वो दादी माँ को हमेशा याद कर सके। और एन ने फिर से डायरी लिखना स्टार्ट किया, कब से, 20 जून 1942 में। क्लास सेकिंग विद फियर। अब वो क्या करती है, एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये डायरी उन्होंने तब लिखा जब वो एक स्कूल गर्ल थी, तो वो अपने स्कूल के इंसिडेंट को शेयर करती है कि एक बार क्या होता है कि उनका क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर से कांपने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि कौन सा क्लास, कौन से स्टूडेंट जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं और कौन से नहीं जाने वाले। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जो समय था वो फाइनल रिजल्ट का था। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी हमारे फाइनल रिजल्ट्स निकलने वाले होते हैं, डिक्लेयर होने वाले होते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए होंगे।
तो एन भी और पूरे बच्चे जो थे, जितने भी क्लास के थे, वो सब डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। सब तो एक दूसरे से चैलेंज लगाने लगे थे। दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, अपने पूरे मंथ की पूरे मंथ का जो अपना पॉकेट मनी होता है ना, उन्होंने क्या किया, अपना पूरा पॉकेट मनी लगा दिया सिर्फ ये बेट लगाने में कि तुम पास होगे मैं नहीं जाऊंगा। अब वो बोलता है कि नहीं तुम पास होगे मैं नहीं जाऊंगा। और इसी को देखकर सभी लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि कौन कहाँ जाने वाला है, और वो अपने बारे में बिल्कुल फिक्स थी और उनको पता था कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो तो पास होने वाले हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर था, वो था मैथ्स। उनको ये लगता है कि टीचर का कुछ नहीं कहा जा सकता, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। वो ये बोलती है कि टीचर एक ऐसे क्रिएचर हैं जिनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो किसके साथ क्या कर दे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके क्लास का अगर 1/4 बच्चे जो थे वो इतने डमिस थे कि वो तो फेल ही होने वाले थे, लेकिन टीचर का तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना कि वो किसको पास कर दे और किसको फेल कर दे। उनका जो मैथ टीचर था, जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग, वो एक ओल्ड फैशन टीचर थे और वो हमेशा क्या होते थे, एन के साथ गुस्सा रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एन जो थी वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा बात करती थी। इसीलिए जो मिस्टर कीजिंग है वो उनको हर बार वार्निंग्स देते थे, लेकिन वो कभी बात नहीं मानती थी। वो हमेशा क्लास में बहुत ज़्यादा टॉकिंग करती थी। दिस इज बाय मिस्टर कीजिंग द मैथ टीचर। तो इसके बाद वो एक और इंसिडेंट शेयर करती है कि किस तरह से उनका जो मैथ टीचर था मिस्टर कीजिंग, वो हमेशा ऐसे दिया करता था एन को, और वो कौन कौन से ऐसे दिया उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो उनका जो मैथ टीचर था वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था एन से, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। उसने उसे कुछ वार्निंग्स भी दिए, लेकिन एन कहाँ रुकने वाली थी, वो तो कुछ नहीं सुनती थी। इसीलिए उसको पहला ऐसे मिलता है और चैटर बॉक्स पे। तो जैसे उसको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने मिलता है, वो समझ नहीं पाती कि करना क्या है। वो कुछ देर सोचती है और उसके बाद वो जब घर में अपना होमवर्क बना लेती है, उसके बाद वो ऐसे लिखने बैठती है। तो वो 3 पेजेस लंबा ऐसे लिख देती है, जिसमें वो क्या करती है, टॉकिंग करने के बेनिफिट्स बताती है। तो देखते हैं स्टूडेंट उसने बेनिफिट क्या बताया कि टॉकिंग करना जो है वो एक स्टूडेंट का फीचर है, वो एक गुण है कि हर एक बच्चा क्या करता है, टॉकिंग करता है। लेकिन फिर भी वो क्या करेगी, अपने टॉकिंग को अंडर कंट्रोल रखेगी। लेकिन वो भी क्या कर सकती है, ऐसे में ऐसे उसने लिखा कि वो भी क्या कर सकती है, क्योंकि ये गुण तो उसके मम्मी से मिला है। उसकी जो मम्मी है वो भी अपने क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, वो भी बहुत ज़्यादा बात करती है। इसीलिए उनका जो गुण है, उनका जो ट्रेट है, वो क्या हो गया, उनमें ट्रांसफ़र हो गया। फिर भी वो कोशिश करेगी कि वो कम बात करे। तो ये सुनने के बाद मिस्टर कीजिंग जोर से हंसने लगते हैं और बाकी बच्चे भी हंसते हैं। उसके बाद वो 2 लेसन तक कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वो फिर से टॉकिंग करने स्टार्ट कर देती है। तो मिस्टर कीजिंग जो है वो उसको फिर से कैसे देते हैं, जिसका नेम होता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको कभी नहीं सुधारा जा सकता। तो इस बार वो क्या करती है, फिर से ऐसे लिखती है। लिखने के बाद वो मिस्टर कीजिंग को सबमिट कर देती है और मिस्टर कीजिंग जो है वो सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। फिर से वो कुछ दिनों तक बात नहीं करती, 2 लेसन तक वो बिल्कुल शांत रहती है और 3rd लेसन से वो फिर बात करना स्टार्ट कर देती है। इस बार मिस्टर कीजिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इस बार टॉपिक देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्टेस चैटर बॉक्स, यानी मिस्टेस चैटर बॉक्स सिर्फ क्वैक 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 करते रहती है। अब ये देखकर, ये सुनकर सभी बच्चे क्लास के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। एन भी अपना थोड़ा सा मजाक बनाती है और हंसती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि इस बार तो कुछ तो ओरिजिनल करना पड़ेगा। मिस्टर कीजिंग जो है वो हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं, तो इस बार कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इस समय उनकी एक फ्रेंड जिनका नाम था सैन, वो क्या करती है, उसके पास आती है, उसको ऑफर करती है कि वो उसका हेल्प करना चाहती है ऐसे लिखने में। क्यों? क्योंकि सैन जो थी वो पोएट्री लिखने में बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा पोएट्री लिखती थी। इसीलिए वो बोल रही थी एन को कि तुम एक काम करो, इसको ना एक वर्स के फॉर्म में लिखो। अब ये वर्स क्या होता है, ऐसा कोई पोएम जिसको हम लोग गा सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्स।
तो वो उसको सजेशन देती है कि तुम एक काम करो, इस पोम इस ऐसे को ना एक वर्स के रूप में लिखो और एक काम करो एग्जाम्पल लो। तो वो क्या करती है, एग्जाम्पल लेती है और वो लिख देती है। उसने अपने ऐसे में लिखा कि एक फादर स्वान, एक मदर स्वान और 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं। और वो जो फादर स्वान है, वो फादर स्वान क्या करता है, अपने तीनों बेबी डकलिंग्स को पीट पीट कर क्या करता है, मार देता है। और उसका रीजन क्या है कि वो बेबी डकलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करती है। तो ये देखने के बाद, ये पढ़ने के बाद मिस्टर केजिंग जो है वो सही तरीके से जोक को अपने ऊपर ले लेते हैं और उनको समझ आ जाता है कि यहाँ पे जो फादर स्वान है वो मैं हूँ और उन बेबी डकलिंग्स में से एक बेबी डकलिंग कौन है, एन है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, पूरे क्लास के सामने उस पोअम को पढ़ के सुनाते हैं। और सिर्फ उसी का क्लास नहीं बल्कि अलग अलग क्लास में जाकर भी वो पोअम पढ़ते हैं और अपना कमेंट्स भी देते हैं। और उसके बाद से एन को कभी भी टॉकिंग करने के लिए नहीं रोका गया। वो हर एक क्लास में टॉकिंग करती रही। मिस्टर केजिंग अब उससे गुस्सा नहीं करते थे, ना ही उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, ना ही कुछ। और इस तरह से ये जो हमारा स्टोरी था द डायरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये हमारा फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और सच में अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई channel, and thank you very much for watching this video and stay tuned for the next one.